स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब नजर हेडलाइंस पर। देश भर में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारियां अंतिम दौर में। कोविड वैक्सीन की 1,65,00,000 डोज पहुंचने का काम लगभग पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुरुआत। देश के सम्मान को चोट पहुंचाने वालों को जवाब देने में सक्षम है भारतीय सेना। पूर्व सैनिक दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, सरकार के लिए सेना और पूर्व सैनिकों के सम्मान में कई फैसले। किसान नेताओं के साथ कल बातचीत के लिए तैयार है सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों के हितों की खुले मन से हर कीमत पर रक्षा करेगी सरकार। सकारात्मक चर्चा की जताई उम्मीद। दो बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में 232 और विरोध में पड़े 197 वोट। पिछले सप्ताह भीड़ को हमले के लिए उकसाने का आरोप। और देश भर में मकर संक्रांति पर नदियों में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। असम में बिहू और तमिलनाडु में पोंगल की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। देश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम शनिवार से शुरू होना है। इससे पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खुराक को देश भर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने का जो काम है वो करीब करीब पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान की शुरुआत करेंगे। अनेक विमानों से कोविड टीकों को सुरक्षित रूप से देश के कोने कोने में पहुंचाया जा चुका है, जहां पे इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उन्हें यहां पे मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के अनुपात में वैक्सीन का आवंटन किया गया है। पहले फेज में देश के 3006 केंद्रों पर 16 जनवरी से टीकाकरण होगा। प्राथमिकता सूची के मुताबिक वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों को दी जाएगी। प्रत्येक टीकाकरण सत्र में प्रतिदिन करीब 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मार्च के अंत तक पहले फेज के 60% से ज्यादा लाभार्थियों का टीकाकरण हो जाएगा। वहीं रोगियों, गर्भवती महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका नहीं लगाया जाएगा। और देश में दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा है कि कोई भी टीका पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद ही लोगों को दिया जाता है। टीकाकरण के बाद आपको सर्दी और बुखार जैसे कुछ सामान्य लक्षण महसूस हो सकते हैं, जो एक सामान्य बात है। इससे ये संकेत मिलता है कि आपका शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए कोविन सिस्टम पर रजिस्टर होना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थी को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस मिलेगा, जिसमें टीके की जानकारी होगी। वहीं टीकाकरण स्थल पर लाभार्थी के पंजीकरण की जांच और फोटो आईडी का सत्यापन होगा। टीकाकरण अधिकारी कोविन से दस्तावेजों को प्रमाणित करेंगे। इसके बाद लाभार्थी को वैक्सीन दी जाएगी। टीकाकरण के बाद लाभार्थी को ऑब्जर्वेशन एरिया में 30 मिनट तक बैठना होगा। यहां वैक्सीनेशन के बाद लोगों की मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके बाद प्राप्त एसएमएस के मुताबिक दूसरी खुराक के लिए अगली तारीख पर आना होगा।
और देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 17 जनवरी से शुरू होने वाले पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब 30 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। वहीं देश भर में रविवार यानी कि 31 जनवरी को पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। पूरी दुनिया में पैर पसार चुके कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की 10 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम चीन के वुहान पहुंची है। दिसंबर 2019 में चीन में क्या हुआ, टीम इसका पता लगाएगी। चीन के वुहान में साल 2019 के दिसंबर में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। तब से दुनिया भर में 14 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई, इसका पता लगाने के लिए WHO की टीम चीन पहुंची है। बीते साल कोरोना की वजह से जिंदगी जीने के तरीके और काम करने के तौर तरीकों में बदलाव आया है। अब ज्यादातर कामकाज जो हैं वो वर्चुअल तरीके से किए जा रहे हैं और डिजिटल माध्यम का सहारा लिया जा रहा है। और इसी कड़ी में सरकार द्वारा स्टार्टअप को लेकर बड़े समिट का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर युवाओं से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार स्टार्टअप्स को लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप्स समिट का आयोजन करने जा रही है। इस वर्चुअल समिट का नाम है प्रारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि समिट के माध्यम से युवाओं को कई देशी और विदेशी फोरम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इस इवेंट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2020 में मेरे भी अधिकतर कार्यक्रम ऑनलाइन ही हुए, जिससे काफी फायदा भी हुआ। मैंने इस दौरान वैज्ञानिक, छात्र, कोरोना वॉरियर्स और आम लोगों के साथ चर्चा की। अब किसी एक कार्यक्रम के लिए खास तौर पर कहीं जाना भी नहीं होता और एक दिन में अधिक काम हो सकते हैं। स्टार्टअप्स वर्चुअल समिट को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। एज अ यूथ हमें, अगर मैं खुद चाहता हूं कि मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट करूं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फंडिंग हो गई, किससे मिलना है, इन्वेस्टर क्या है, ये सारी चीज़ें हमें उसके थ्रू ही पता चलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा ये 2 दिन का वर्कशॉप है जो मैं अटेंड करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे यूथ इसको अटेंड करें। हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए और हमें जॉब कल्चर से आगे बढ़कर हमें एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। और साथ ही मेरा ये मानना है कि यूथ जो है उसका एक बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है इनपुट रहेगा और अपना एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। एज अ यूथ हम ये समझते हैं कि हमें स्किल डेवलपमेंट और खुद के सेल्फ स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की ये बहुत अच्छी मुहिम है और युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जहाँ तक बात स्टार्टअप को लेकर के है, देखिए एक पीएम साहब ने हमारे युवाओं के लिए एक विज़न सेट किया है। इसमें हम पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और हम जॉब मांगने वाले की बजाय जॉब देने वाले बने। तो ये एक मेरे हिसाब से भारत के युवाओं के लिए बहुत अच्छी मुहिम है। 15-16 जनवरी को प्रारंभ की शुरुआत हो रही है, जो कि स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है। इस कार्यक्रम में देश और दुनिया के बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और यूथ आइकन शामिल हो रहे हैं। ऐसे में स्टार्टअप्स की दुनिया से जो युवा रूबरू होना चाहते हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। साल 2020 एक तरफ जहां मानव त्रासदी के रूप में याद किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ आपदा में अवसर के तौर पर भी याद किया जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में लगातार देशवासियों से आपदा में अवसर खोजने की अपील की थी। इसी वजह से आने वाले 15 और 16 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप्स इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के माध्यम से देश और दुनिया के युवाओं को संबोधित करेंगे। कैमरामैन DK पांडे के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। कोरोना संक्रमण पर मनोरमा ईयर बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लेख प्रकाशित हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री ने ये बताया है कि कैसे साल 2020 देश के लिए एक आत्म अवलोकन का वर्ष रहा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस वैश्विक महामारी से दुनिया के सामने भारत का एक नया रूप सामने आया।
इस महामारी की वजह से आज देश आत्मनिर्भर भारत के रूप में बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने लेख में ये कहा है कि देश ने न केवल इन परिस्थितियों का दृढ़ता से सामना किया बल्कि दुनिया की भी मदद की। भारत न सिर्फ इस मुश्किल वक्त में पीपीई किट के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना बल्कि दुनिया को किफायती वैक्सीन भी दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस मुश्किल घड़ी में शिक्षा, कृषि और श्रम कानूनों के क्षेत्र में किए गए सुधारों की त्रिमूर्ति से हमारे छात्रों, किसानों और युवाओं की काफी मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई 4 सदस्यीय समिति के बाद 15 जनवरी को किसान और सरकार के बीच नवे दौर की बैठक होनी है। कल होने वाली वार्ता के लिए सरकार तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान नेताओं के साथ नौवें दौर की बातचीत में सकारात्मक चर्चा को लेकर मैं आशान्वित हूं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। इसके बाद किसानों से बातचीत के लिए 4 सदस्यों की समिति भी बना दी गई। इस बीच केंद्र और किसान संगठनों के बीच 15 जनवरी को होने वाली बातचीत पर सरकार ने कहा है कि आगे की रणनीति बैठक के बाद ही बनाई जाएगी। कल 15 तारीख को बैठक होने वाली है। सरकार और किसानों की जो शेड्यूल्ड मीटिंग है, कमेटी बना दी है सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच में, तो अब उसका क्या औचित्य रह गया कल की बैठक का, या क्या रेलेवेंस आपके हिसाब से? ऐसा है कि ये डेट पहले की तय थी। उस समय यूनियन के नेता और माननीय मंत्री जी के साथ में जब वार्ता हुई थी तो उस समय इसका निर्णय हुआ था। तो अब इसके बाद में अब जो निर्णय होगा, किसान यूनियन के नेता क्या कहते हैं, कैसे करना है, उसके आगे बात बढ़ाई जाएगी। बातचीत का दौर तो खत्म नहीं होना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में किसान संगठनों के साथ अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब तक 2 मुद्दों पर आपसी सहमति भी बन चुकी है। जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति गतिरोध खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकती है। We have informed government that see in our sector, that non-rice and wheat sector, cereal sector, there is this problem of processing, valuation, long-term agreement and export. This sector is suffering because there is no MSP, there is no long-term agreements and all that. So India is also under WTO has to develop its competitiveness. And therefore, I will come to that the Supreme Court appointment of committee is really appreciable, and we are thankful to the court. And definitely, it will provide an opportunity for farmers across the country. अब सबकी निगाहें कल होने वाले नवे दौर की वार्ता पर है। सरकार प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ वार्ता जारी रखने के पक्ष में है। इस बीच खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया है। संसद के दोनों सदनों से लंबी बहस के बाद पारित हुए तीनों कृषि कानूनों की वजह से पैदा हुए गतिरोध को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई 4 सदस्यीय समिति के बनने के बाद से किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 9वें दौर की और समिति के गठन के बाद पहले दौर की बातचीत 15 जनवरी को होगी। उसके बाद ये दिशा तय होगी कि आने वाले समय में वार्ता जारी रहेगी या फिर सरकार समिति की रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाने का इंतजार करेगी। दिल्ली से कैमरामैन DK पांडे और कौशल के साथ रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। और 15 जनवरी को किसान और सरकार के बीच होने वाली बैठक से पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। चौधरी साहब, कमेटी भी बना दी गई है, किसान संगठनों ने उस पर आपत्ति दर्ज की है, आपका क्या कहना है? ऐसा है कि ये जो कृषि कानून जो हैं ये किसान के हित के हैं और आने वाले समय में किसान इसी से आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का हर वो निर्णय जो अभी कर रहे हैं वो किसान हित में कर रहे हैं और किसानों की इनकम डबल करना है। तो इस दृष्टि से ये कानून बनाए गए और अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये निर्णय हुआ है और इस निर्णय को हम सबको मानना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है। और उसके बाद में अब किसान यूनियन के जो नेता हैं उनसे भी मेरा तो यही आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें जो एक कमेटी गठित की गई है उस कमेटी
का जो निर्णय होगा, कमेटी सभी से राय लेगी, जो किसान यूनियन के नेता है उनसे भी और देश भर के जितने भी एक्सपर्टीज है सबसे राय लेने के बाद में जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, वो सर्वमान्य होगा। पर सर, ये क्या कारण आपको लगता है कि इतने करीब 40-50 दिन हो गए, डेडलॉक ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? सरकार की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं, किसान संगठन अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अगर किसान यूनियन के नेता जो उनके प्रारंभिक मुद्दे हैं, जहां इस कानून के अंदर संशोधन का विषय था, अगर उस मुद्दों पर आ जाएंगे तो समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर जिद पर अड़ करके नहीं कानून वापस लिए जाए तो ये तो समाधान नहीं है, क्योंकि देश के अंदर करोड़ों करोड़ किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और इसी कानून के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन होगा। तो उन किसानों की भावना को भी अगर किसान यूनियन के नेता समझेंगे तो ज़रूर समाधान निकलेगा, और जहां राजनीति आ जाती है तो वहां पर समाधान नहीं निकलता है। और अगर इस कानून के अंदर या जो किसान यूनियन के नेता हैं उनको ये समझना चाहिए कि अब इसके अंदर लोग राजनीति कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। आज पूर्व सैनिक दिवस है। हमारे बहादुर सेना नायकों और पूर्व सैनिकों की राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और बलिदान के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत बेंगलुरु स्थित वायु सैनिक अड्डे पर आयोजित वेटरन्स मीट में शामिल हुए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना मुख्यालय के प्रशिक्षण कमान में श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को उन्होंने संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया वो अभूतपूर्व है। देश के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सेना और पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सम्मान और देखभाल के लिए हमेशा तत्पर रहती है। सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना CDS के गठन समेत कई सहूलियत मुहैया कराई है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें वो की हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उससे भी ज्यादा बहुत कुछ किया जा सकता है। पेनुरी ग्रांट है, मेडिकल ग्रांट्स हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन की ग्रांट है और साथ ही साथ मैरिज ग्रांट्स, आज सब सारी सुविधाएं ये गवर्नमेंट देती। हमारी सरकार ने फैसला किया कि लोकल फॉर्मेशन कमांडर्स को ECHS पैनल में निजी हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी शामिल करने का अधिकार सरकार के द्वारा दे दिया गया है। चीन का नाम लिए बिना रक्षा मंत्री ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई महाशक्ति हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती है तो हमारे सैनिक मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। The whole world is your family, यह मैसेज दुनिया को यदि किसी देश की धरती से गया है तो भारत देश की धरती से गया है और दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, हम सबके सम्मान की सुरक्षा के पक्षधर हैं, किसी के सम्मान पर चोट नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन यह बात भी दो टूक शब्दों में बताना चाहते हैं कि हमारे भारत के स्वाभिमान पर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत यदि चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो भारत के जवानों के अंदर वह कुव्वत है कि उसका वह मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। और पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली में APS धौलाकुआ में वेटरन्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह शामिल हुए। पिछले वर्ष हमारे देश और सेना के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। सेना उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा में दृढ़ता से डटी रही और साथ ही कोविड महामारी का सामना सक्षम रूप से करती रही। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए हमारे वेटरन्स का पूरा सहयोग मिला। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पूरा साल 1971 के युद्ध के विजय प्राप्त होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और देश भर में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जैसे कि एग्जीबिशंस, बैंड डिस्प्लेज, परेड इत्यादि।
For the Air Force, starting as an auxiliary force in 1932 and growing to where we are today, a lethal, potent aerospace power. On this Veterans Day, I would like to acknowledge with deep respect and pride the contribution of all our veterans in this journey. It would not have been possible without your dedication and without your bringing us up into this culture that we continue to deliver of whatever vision that you had. It's the 50th anniversary of our splendid victory in the 1971 war. And this bears a special significance in our national conscience and is accordingly being celebrated across the country as Swarnim Vijay Varsh. So on behalf of all men in white, I salute our veterans who participated in the 1971 war and fashioned India's victory with their sweat, blood, grit, determination and professionalism. We remember you this day and remain eternally grateful for your service to the nation. इसके अलावा 1971 के युद्ध पर बनी डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया जिसमें भारतीय सेनाओं के शौर्य और बलिदान को दिखाया गया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सेना में दिए गए अतुलनीय योगदान की याद में 14 जनवरी 2017 से पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। फील्ड मार्शल करियप्पा 1953 में इसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे। थल सेना दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना देश की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछला साल कई चुनौतियों तथा अवसरों का वर्ष था। हमारी सक्रिय सीमाओं पर निरंतर हमारा संकल्प और पराक्रम की परीक्षा होती रही। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति कृति संकल्प रही है। हमारे बहादुर अफसर्स, जेसीओज और जवानों ने भारतीय सेना के सर्वोच्च परंपरा का पालन करते हुए जान की बाजी लगाकर भी हमारे दुश्मनों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद या स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का निरंतर डटकर मुकाबला किया है, चाहे वो देश के अंदर हो या सरहद के पार। हमारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय सेना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आतंकवाद की जड़ों तक वार करेगा, ये हमारा वादा है। ठीक उसी तरह हम देश के सीमाओं पर एक तरफा यथास्थिति बदलने की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। भारतीय सेना ने इस महामारी से निपटने में देश के प्रयासों में व्यापक रूप से सहयोग दिया है। यहाँ इस बात का खास तौर से उल्लेख किया जाना ज़रूरी है कि वर्ष 2020 के शुरू में सेना द्वारा देशवासियों और मित्र राष्ट्रों को उस समय तत्काल मदद पहुंचाया गया जब हम खुद कोविड महामारी से जूझ रहे थे। मैं सभी कमांडर्स और सैनिकों को, खासकर चिकित्सा कर्मियों को इस चुनौतीपूर्ण वक्त पर उनके असाधारण अनुशासन, प्रतिबद्धता और सूझबूझ के लिए शाबाशी देता हूं। और संसद के बजट सत्र का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और 2 हिस्सों में 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक बजट सत्र पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। आम बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। 29 जनवरी को और 1 फरवरी को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से 2 बजे तक होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पोंगल के त्योहार पर आज तमिलनाडु पहुंचे। इस मौके पर चेन्नई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लिए किए गए कामों का उन्होंने जिक्र भी किया। जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में 11 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया। इसके अलावा कई अन्य परियोजनाओं को मंजूरी दी। Modi in the NDA government
gave Tamil Nadu 5,42,000 crores. This shows that what feeling Prime Minister Modi has for the people of Tamil Nadu. Mainstreaming, bringing them in the front of the development, has been the basic ethos on which Prime Minister Modi ji is working, and we could see that in the 14th Finance Commission, by allotting 5,42,000 crores, Tamil Nadu has taken a big leap as far as development is concerned. और वहीं राहुल गांधी भी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। जल्लीकट्टू देखने पर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि तमिल संस्कृति का इतिहास देखना काफी प्यारा अनुभव था। उन्होंने कहा कि तमिल संस्कृति, भाषा और इतिहास भारत के भविष्य के लिए आवश्यक है और इसका सम्मान करने की आवश्यकता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के अवलोकन के लिए इस साल कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बताया कि कोविड-19 महामारी के फैलाव की वजह से ये निर्णय लिया गया है। Due to the global COVID-19 situation, it has been decided that this year there will not be a foreign head of state or head of government as the chief guest for our Republic Day event. भारत और नेपाल के बीच रिश्ते को मजबूत करने के लिए नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गयावाली आज से 3 दिनों की यात्रा पर दिल्ली में हैं। शुक्रवार को उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ होगी। बाद में वे भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में होती है। He is here to co-chair the 6th session of the India-Nepal Joint Commission meeting, and this meeting will be hosted by EM tomorrow. The Joint Commission, as you would know, is an important mechanism. It provides for an opportunity for reviewing at high level the entire gamut of our bilateral partnership and to provide political guidance to further enhance the special and unique ties that exist between our two countries. We look forward to constructive discussions on the numerous sectors that encompass our bilateral agenda. डोनाल्ड ट्रंप 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिकी संसद पर पिछले हफ्ते हुए भीड़ के हमले के लिए उकसाने के आरोप में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कल ट्रंप पर महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट दिया। महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में 232 और विरोध में 197 वोट पड़े। अमेरिकी संसद पर हुए हमले में 5 लोगों की मौत हुई थी और कैपिटल की इमारत को नुकसान पहुंचाया गया। मकर संक्रांति, पोंगल, माघी बिहू और उत्तरायण के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई लोगों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गोवा के राजभवन में स्थित भगवान विश्वेश्वर के मंदिर में पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि आज मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं। देश के दक्षिण में मकर संक्रांति पोंगल, उत्तर में माघी, असम में माघ बिहू, गुजरात में उत्तरायण और उत्तर प्रदेश एवं बिहार में खिचड़ी के रूप में मनाई जाती है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके लिखा कि पारंपरिक रूप से ये पर्व हमारे पूर्वजों की स्मृति को याद करने का रहा है, भावी पीढ़ी को हमारे पूर्वजों के सत्कर्मों और सद्गुणों से परिचित कराने का रहा है, जिससे वे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा ले सकें। ये पर्व हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाए, समाज में सौहार्द लाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उत्तरायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए तेजस आत्मनिर्भर भारत की उड़ान पर हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। और चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही
हाथों को बार बार धोएं।